हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवियों के इस भरे सभागार में मैं सभी लोग जिस प्रकार से धैर्यपूर्वक पूरी एकाग्रता के साथ हमारे वक्ताओं को सुन रहे थे, निश्चित रूप से आपकी सेंसिटिविटी, आपका राज्य के विकास में आपका सहभागिता स्पष्ट रूप से दिख रहा था और मैं आप सभी को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस बैठक में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई दिलीप सैकिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और आपके सांसद सर्बानंद सोनोवाल साहब, हमारे पूरे इस चुनाव के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ पांडा जी, हमारे इस प्रदेश के पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर रहे माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी, अपने दोनों ही मंत्री जो राज्य सरकार के प्रशांत फुकन जी, बिमल बोरा जी, हमारे सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा जी, रामेश्वर तेली जी, प्रदन बरुआ जी और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी डिब्रूगढ़ जैसे इस असम के दूसरी राजधानी के रूप में घोषित होने के बाद इस पुराने और वैभवशाली इतिहास वाले इस शहर को मैं बहुत बहुत आप सबको अभिनंदन करता हूं। असम के विकास में यहाँ के शिल्पकारों, यहाँ के लोगों का और आप जैसे बुद्धिजीवी प्रोफेशनल्स लोगों का बहुत योगदान है। अभी सर्बानंद सोनोवाल साहब मुझे बता रहे थे कि कितना पुराना इतिहास है इस शहर का। अपने आप में अंग्रेजों के समय एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल हब बनकर ये तैयार हुआ। बीच के कालखंड में हम कह सकते हैं जो विश्वास के साथ इस राज्य में, इस शहर को, इस जिले को बढ़ना चाहिए था, वो शायद बीच के कालखंड में रुक गया था। और मैं आज अपने दोनों ही वक्ताओं को सुन रहा था, दिलीप सैकिया जी और अपने सर्बानंद सोनोवाल जी, पिछले 10 वर्षों के सफर को भी बता रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो असम के साथ लगाव है उसकी भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये 12 साल के इस सफर में प्रधानमंत्री जी ने असम को नॉर्थ ईस्ट का विकास का द्वार तो बताया ही, उसको विकास के साथ जोड़ा भी, लेकिन पूरे देश को भी उन्होंने जिस प्रकार से एक सूत्र में बांधकर विकास के पैमाने पे हम कह सकते हैं एक यात्रा के रूप में लिया है, वो अपने आप में प्रेरक है। मैं इसलिए बात करता हूं जहां आज विश्व एक अस्थिरता के माहौल में है, सभी देश जहां इकोनॉमिक क्राइसिस के एक लंबे दौर से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कह सकते हैं, और लगातार कई देशों के बीच में जो तनाव का वातावरण है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी कह सकते हैं, उस सब के बीच भारत का ग्रोथ रेट जो निरंतर भाव से बढ़ रहा है और हम लोगों ने महंगाई को भी उसी प्रकार से कंट्रोल करके रखा है, ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जो विजन है उसका परिचायक है। और ये वो समय भारत ने अभी देखा है जिसमें देश के, विश्व के सभी देश एक अलग ही इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं
और ऐसे में अगर ये देश फिर भी अगर 7% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है कंटिन्यूअस, तो कहीं ना कहीं इसमें यहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जैसी चर्चा हमारे वरिष्ठ अभिभावक कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री ने हर सेगमेंट को छुआ, चाहे सोशल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात हो, चाहे हम कह सकते हैं बजट को हमेशा अंतिम व्यक्ति तक बजट के विकास की योजनाएं पहुंचे, इसके कमिटमेंट की बात हो। यह कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम हर कंपोनेंट को बैलेंस कर एक इक्वी बैलेंस का जो फॉर्मूला हो सकता है इकोनॉमिक्स का, उस फॉर्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़े। अभी जो हाल ही में जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ और जिस प्रकार से अमेरिका के साथ हम कह सकते कि धैर्यपूर्वक डिटरमाइंड वे में विद द कमिटमेंट ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हमारा कमिटमेंट है हमारे देश के लोगों के साथ, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे दूध उत्पादक हो, चाहे हमारे मछली उत्पादक हो, इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे अमेरिकन के साथ ट्रेड डील हुआ जिससे निश्चित रूप से भारत के भविष्य को मजबूती से सुरक्षित रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, हमारा बजट भी आया और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां एक और यूरोपियन यूनियन के साथ, एक और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील चल रहा था, वहीं अपने बजट को भी उसके हिसाब से सपोर्टिव रूप से खड़ा किया। आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में जिस प्रकार से बड़े बजट में प्रोविजन किए गए, मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा कंपोनेंट बनाकर सामने रखकर बजट का निर्माण किया गया, यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि हमने अगर ट्रेड डील किया तो निश्चित रूप से उसके लिए रोड मैप भी अपने लिए बनाया है कि हम कैसे उसके लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि जहां हमारे अभी कई वक्ताओं ने कई सजेशन दिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहां भाजपा की सरकारों को उन्होंने उपलब्धियों को भी सामने रखकर बात की, वहीं अपनी उम्मीदों को भी हमारे साथ शेयर किया है। मैं आप सबकी उम्मीदों को निश्चित रूप से स्वागत करता हूं, आपकी अपेक्षाओं को हमेशा स्वीकार करता हूं। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी हाल ही में सेवा तीर्थ के भवन से कर्तव्य पथ पर चलने का, कर्तव्य भवन से कर्तव्य पथ पर चलते हुए सेवा तीर्थ के संबोधन को सुना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा था, जहां मेरा कमिटमेंट इस देश की जनता को एक एक विषयों को लेकर चलने का है। ये भवन केवल सत्ता के केंद्र नहीं है, ये सेवा का केंद्र है। यहां से सेवा के भाव से हम काम करते हैं। ये शायद पहले किसी प्रधानमंत्री ने, इसके पहले लोग जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने तो इस देश की आबादी को लायबिलिटी बताया था, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू हो, चाहे उनके बाद के कालखंड के प्रधानमंत्री इंदिरा जी हो। लेकिन हमें सौभाग्य है और हमें गर्व है अपने नेतृत्व पे, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को अपना एसेट बतलाया और माना कि इन बड़े संसाधन से निश्चित रूप से हम इन 140 करोड़ लोगों का अगर संकल्प लेते हैं, इनके साथ लेते हैं, तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये हमारे नेतृत्व के सोचने का तरीका है। और आज हम कह सकते हैं
चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो अभी हाल ही में अभी देश में चल भी रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एआई समिट, एक एक सेगमेंट को उन्होंने छूने का काम किया है। एआई समिट के माध्यम से उन्होंने भारत को कैसे हम एआई पे अग्रणी देश बना के उभारे। आज कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय समिट में आए हैं और भारत अगर 21वीं सदी का भारत को लीड करना है फ्रंट से, 21वीं सदी के भारत को 2047 का जो उन्होंने सपना देखा है कि हम विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने को अगर साकार करना है तो निश्चित रूप से हर प्लेटफॉर्म पर भारत को लीड करना होगा, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्रंट हो। हमारे अभी वरिष्ठ अभिभावक बता रहे थे कि स्पेस में भी भारत ने किस प्रकार से लीड किया है। ये एक दिन का प्रयास नहीं है। हमारे जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्च, एक समय आया था कोरोना कालखंड, हमें भूलना नहीं चाहिए। 2021 का वो समय और 2022 का वो समय, कोरोना में जब पूरा देश ठहर गया था, विश्व के सभी देश चिंता में थे कि कैसे बढ़ेगा। कई राष्ट्रों का जो वो डिक्लाइन हुआ वो आज तक संभाल नहीं पाए, पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी भारत को एक एसेट के रूप में लिया और लोगों को रुकने भी कहा और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। हमने केवल अपने चिंता नहीं की। जब वैक्सीन आया तो पूर्व के समय में कई बार सरकारें वैक्सीन को लेकर चिंतित होती थी कि हमको विदेशों से लेना पड़ेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने साइंटिस्ट पे, अपने रिसर्चर पर पूरा विश्वास किया और भारत निर्मित वैक्सीन भी आया और भारत को लोगों को सुरक्षा का कवच भी मिला। और सबसे बड़ी बात, हमने केवल अपनी चिंता नहीं की, हमने अन्य कई देशों की चिंता को भी दूर किया और उनको भी इस वैक्सीन का लाभ दिया। ये भारत का लीडरशिप दिखा सामने से। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, किस प्रकार से देश भर में आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हुए और कई स्टार्टअप्स जिस लेवल पे गए हैं वो अपने आप में ये उदाहरण देता है कि आज का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं है, आज का युवा जॉब गिवर्स बना है। ये नरेंद्र मोदी के लीडरशिप का परिणाम है। इसलिए आज यही असम प्रदेश में जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर की चर्चा भी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी कर रहे थे, कई और चीजों की भी यहां पर हम लोगों ने असम को एक केंद्र बनाने की बात आई है। तो जो असम चाय के बागान के लिए जाना जाता था, चाय के लिए जाना जाता था, उसके उत्पादन के लिए जाना जाता था, मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में असम अपने चिप्स के निर्माण के लिए जाना जाएगा। ये संकल्प हमारे साथ है। पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थान दिया, आज पूर्वोत्तर मैं बहुत पहले से नॉर्थ ईस्ट आता रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि डिब्रूगढ़ जिले में मैं आज आया हूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मेरा बहुत बार आना जाना रहा। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा का था। नॉर्थ ईस्ट उस समय मेरे कई प्रवास के दौरान आने का मौका मिला। गुवाहाटी के 26 में से 22 जिले में, असम के 26 में से 22 जिले का दौरा करने का मौका मिला। हम लोग किस प्रकार से सड़कों से जाते थे, कहीं पर सर्किट हाउस से लेकर एक व्यवस्थित कोई गवर्नमेंट सिस्टम भी नहीं दिखता था। चाहे वो बराक वैली का इलाका हो, चाहे नौगांव से लेकर शिवसागर से लेकर कई जिलों की बात मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं आज उसी नॉर्थ ईस्ट के बाद जब देखता हूं, चाहे वो कई राज्य हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, राज्यों को विकास के पैमाने पर लाकर सभी समाज को साथ लेने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था, पिछले 12 वर्षों में हर एक राज्य को अपने दिल में रखकर उन्होंने विकास के पैमाने पर आगे लाया।
और मैं अभी हमारे पूर्व के अभी एक कार्यक्रम था, तो कुछ चर्चा हो रही थी कार्यक्रम के दौरान। लोग कहते थे इसी देश में कि हम सड़क इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें विदेशी ताकतों से डर लगता है कि कहीं वो हमारे देश में, हमारे राज्य में ना आ जाए। ये सोच थी हमारी सरकार की उस कालखंड में। मैं उसकी चर्चा कर रहा था। 2012 में मुझे मौका मिला गुवाहाटी से तवांग की यात्रा करने का। मैं खुद तवांग से बोमला तक के बॉर्डर पे 2-2 बार गया। उन कच्ची सड़कों को देखा। मैंने जब पूछा था वहां के लोगों से, सैनिकों से, तो कहा कि हमारी सरकार को इजाजत नहीं है सड़क बनाने की। मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्हें डर था विदेशी ताकतों का। 62 के युद्ध के 50 साल बाद भी इस देश की यही सोच थी। इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सौभाग्य देखिए, 2014 में आपने नरेंद्र मोदी के रूप में एक नेतृत्वकर्ता दिया और आज वही जगह है जहां सीमाओं तक सड़कें बनी हैं। केवल सड़क ही नहीं बनी, हमारा एयर बेस भी बना है। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि नेतृत्व परिवर्तन से अगर नीति अच्छी हो, नियत अच्छी हो, नेतृत्वकर्ता प्रभावी हो, तो सोच समाज का भी बदल जाता है और विदेशी ताकतों का देखने का नजरिया भी बदल जाता है। मैंने इसलिए इस बात को कहा, डेवलपमेंट किसी भी चीज का, आदमी का, रोड का, देश का, राज्य का जीवन तब होता है जब उस आत्मसम्मान से जुड़ता है। हम कपड़ा कितना भी अच्छा पहन ले, अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो उस कपड़े का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब हमारी आत्मा को ही आपने मार दिया था तो हम आपसे विकास की भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आत्मा को बढ़ाया, सम्मान दिलाया, आत्मा का स्वाभिमान को जागृत किया और आज विकास भी उसके साथ दौड़ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम विरासत को बचाते हुए विकास की ओर जा रहे हैं। आज कई चीजों की चर्चा हुई। मैं कई बार इस बात को इसलिए कहता हूं, अभी हमारे लोगों ने जब सुझाव के तौर पे सरकार का धन्यवाद दिया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की चर्चा आप लोगों ने की है। मैं उसको बड़ा रिफॉर्म्स मानता हूं कि 255 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलना, यह सामान्य विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते की बात की थी तो इसी देश में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि गरीब के पास रखने पैसा कहां है कि वो अकाउंट खोलेगा। और आज इसी देश में गरीब के लिए 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। लाखों करोड़ रुपया जो बिचौलिया खा जाते थे आज उस गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देन। नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, गुवाहाटी आते आते 15 पैसा हो जाता है। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम था, इसने हमारे गरीबों को ताकत दी, सम्मान दिया। वो केवल एक बैंक खाता नहीं था, हमारे गरीबों के सम्मान का विषय था, स्वाभिमान का विषय था। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये मजबूत हुआ तो उसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ। अगर हम आज सोशल सिक्योरिटी के रूप में अन्न योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना लाए, किसानों के खाते में अगर पैसा दिया तो उन सभी योजनाओं का लाभ उन गरीब किसानों को, उन गरीब मजदूरों को मिला। चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, गरीब अपने जमीन मकान बेच देता था इलाज कराने के लिए। मैं इसी आसाम से आज हेल्थ आपका कितना इंप्रूव कर गया। आज कैंसर जैसे बड़ी संस्थाएं यहां खुल रही हैं इलाज के लिए, कई और संस्थाएं यहां खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई। मुझे याद है जब मैं विधायक था और मैं यहां का प्रभारी था तो लोग यहां से केवल पैर या हाथ टूट जाता था तो पटना इलाज कराने के लिए जाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। और आज मैंने पिछले 5 साल मैं मंत्री भी रहा बिहार में, एक भी व्यक्ति इसके लिए मुझे फोन नहीं किया।
तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है और कहीं ना कहीं तो बदलाव सामने दिख रहा है। आज किसान की बात भी लोग करते हैं। लोगों ने केवल राजनीति किया। किसान को किसान कल्याण विभाग घोषित कर किसान को सामने रखकर विकास की योजनाएं बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसलिए आज आप सबके बीच में कई चीजों की चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी हाल में लोकसभा के और राज्यसभा के फ्लोर से जो भाषण हो रहा था, उसमें एक शब्द का प्रयोग जब उन्होंने किया तो मुझे लगा कि आज इस प्रोफेशनल मीट में उसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए, इन बुद्धिजीवियों के बीच में जरूर चर्चा करनी चाहिए। एक समय था 2014 के पहले, देश के सारे बैंक बड़े पैमाने पे घाटे के चल रहे थे। 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ का बैंक का घाटा चल रहा था। एनपीए का 5-5%, 6-6%, 10-10% एनपीए के उनके बैंक अकाउंट हो गए थे। लोग को लगता था कि आज बैंक पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। आरबीआई लगातार उनको कवर अप दे दे के बचाने का प्रयास करती थी। लेकिन एक दौर आज 2026 में हम खड़े हैं। जो एनपीए 5 से 6%, 10% तक चला गया था, आज वो 1% के नीचे सभी बैंकों का आ गया। और आज हमारे कई बैंक 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ के मुनाफे में आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों का मजबूत होना व्यवसायियों के लिए क्या इतना मजबूत चीज होता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी व्यवसायियों को जानते हैं, चाहे वो हमारे जितने छोटे व्यवसायी हों, बड़े व्यवसायी हों। अगर बैंक मजबूत होता है तो व्यवसाय को व्यवसाय करना आसान हो जाता है। अगर हम मुद्रा बैंक को लेके आए, पीएम मुद्रा योजना लेके आए, तो इस राज्य में 74,884 करोड़ की राशि केवल मुद्रा बैंक पीएम मुद्रा योजना से खर्च हुई। और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमारे युवाओं को मिला, जिन्होंने केवल जॉब लिया नहीं, जॉब दिया भी होगा। आज गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई स्पीड ट्रेनें, अभी रेलवे की चर्चा कर रहे थे सर्वानंद सोनोवाल, पूरे देश में पहले केवल होड़ मचती थी नई ट्रेनों के लिए, कोई सुविधा की बात नहीं करता था। इसी गुवाहाटी से लोग दिल्ली जाने में 60 घंटे की जर्नी करते थे और रेल की सुविधा क्या होती थी, कभी उस कालखंड में आज से 15-20 साल पहले कोई गए होंगे तो उनको याद होगा। और आज आपका वही रेल है। और मुझे इस बात को बोलते हुए गर्व होता है कि हम लाइन के एक लाइन दोहरीकरण नहीं किए, हम उनके सुविधाओं को, स्वच्छता को भी मेंटेन किए, और जिससे हमारे सवारी, हमारे जो यात्री हैं, उनको निश्चित रूप से एक सुगम यात्रा का माहौल मिला। ये सोच है एक सरकार की। और मैं इसलिए कहता हूं, राजधानी एक्सप्रेस से वंदे भारत तक एक्सप्रेसवे, चाहे गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी हो, पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुरुआत करना हो, ये सब चीजें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे सभी यहाँ की टीम के सोच का परिणाम है। आज यहाँ पर कई ऐसी संस्थानों का, चाहे रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य का केंद्र बनाने से हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज की सपना देखकर उसको करने का जो रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला, बायोफार्मा को शक्ति बनाकर एक दूरदर्शी सोच के, बायोफार्मा एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। बायोफार्मा के सेक्टर्स में बहुत बड़ा कैप केंद्र की सरकार हर समय देती रही, लेकिन यहाँ के लोगों ने केवल जो फायदा यहाँ के पॉलिटिशियन को उठाना चाहिए था अन्य योजनाओं को लाने में, वो यहाँ के लोगों को मिलने नहीं दिया। हम लोग सुनते थे कि केंद्र इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत स्पेशल स्टेटस के तहत लाभ देता है। दिल्ली से पैसा आता भी था, पर दिल्ली का पैसा राज्य की जनता के लिए खर्च नहीं होता था, वो बीच में ही बट जाता था। वो दौर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने देखा है। पर आज स्पष्ट है
कि एक एक योजना की मॉनिटरिंग कोई करता है तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक एक योजना आए तो जमीन पर कैसे उतरे। जहां तक हम इस बात की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया जो असम की सरकार में, असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट, जिसमें 200 साल पुराना चाय बागान पर मजदूरों को भूमि स्वामित्व देना, ये इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कदम है। इस राज्य के लोगों को संबल करने का प्रयास किया गया। आज हम कह सकते हैं कि ऐसे कई कदम हमारी राज्य सरकार ने भी उठाए जो यहां के लोगों को स्वाभिमान को मजबूत किया। ब्रह्मपुत्रा नदी पर अभी जो बात सर्बानंद सोनोवाल जी कह रहे थे, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ब्रिजेज की बात आप लोगों ने कही, मैं उसको सुन रहा था। आपने अपेक्षा की है, निश्चित रूप से हमारे संकल्प में वो दिखेगा। आपने अपेक्षा की है, हम उस संकल्प को निश्चित रूप से अपने संकल्प पत्र में शामिल करेंगे, अपने कमिटमेंट में। आज 4000 करोड़ की लागत से ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, मैं मानता हूं कि ये संस्कृति की विरासत को साथ साथ हमारे उस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जिस प्रकार से उसको बनाया गया, वो एक एक असम वासियों को गर्व कराता होगा। हमारे पटना में भी जब एयरपोर्ट अभी बना तो लगा कि पटना के देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। जब वो पुराना एयरपोर्ट रहता था तो लोग किस रूप में बिहार को देखते थे, आज जब नया एयरपोर्ट बना तो निश्चित रूप से एक एक बिहार से लेके एक एक बिहारी को देखने का नजरिया बदल गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं और मेरा मानना है कि उसी प्रकार से असम में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, अभी हाल ही में जिस प्रकार से सांस्कृतिक आयोजनों को मजबूती दी गई, एक एक चीज के हमारी संस्कृति को, अभी हमारे एक वरिष्ठ पूछ रहे थे कि हम यहाँ के जनजातियों को, यहाँ के समाजों को किस प्रकार से देखते हैं। हमने स्पष्ट रूप से तो इसके लिए संकेत ही नहीं, कमिटमेंट के साथ बात किया है। एक एक समाज हो, एक एक ट्राइब्स हो, उसको सुरक्षित रखना, उसके सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखना और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा कमिटमेंट के साथ है। हम मानते हैं कि अगर हमारा कल्चर बचा रहेगा, और कहा भी जाता है कि जिस देश का इतिहास, जिस देश का संस्कृति अगर सुरक्षित नहीं है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। हम उस बात को मानकर काम करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासतों को निश्चित रूप से हमें सुरक्षित रख के आगे बढ़ना है, तभी हम विकास को विरासत के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए जिन लोगों के मन में भी ये बातें आई, उन्होंने जिस बात हमसे आग्रह किया, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारे लिए वो प्राथमिकता है। उनका विकास, उनके साथ, उनके स्वाभिमान के साथ उनको आगे बढ़ाना हमारा कमिटमेंट है। अभी एक बात हो रही थी, मैं इन्फ्लेंटेशन को निश्चित रूप से एक बड़ा प्रॉब्लम मानता हूं, और वो आपके हक को छीनने की बात है। वो केवल एक वोट की बात नहीं है। जो लोग वोट की इसको राजनीति समझते हैं, हम लोगों ने देखा है कई हमारे राज्य के अंदर भी 4-5 जिले आज पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि असम के लोगों का हक छीन रहा है। आज यहां के संसाधनों पे, यहां के सुविधाओं पे जिनका हक होना चाहिए था, वो हक अगर बांग्लादेश के घुसपैठियों को मिलता है तो उसका नुकसान असम के लोगों को आता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है कि हम बांग्लादेशी इन्फ्लेंटेशन के खिलाफ लड़ेंगे, तो मेरा मानना है कि असम के लोगों की उन्होंने चिंता की है कि असम के लोगों का हक मिले, हम बाहर के लोगों का हक नहीं दे सकते। उन्होंने इस कमिटमेंट को सामने रखा है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे पुलों के निर्माण को लेकर, पिछले 70 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पे 3 पुल बने थे, और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में 5 ब्रिजेज का निर्माण होता है। ये अंतर है मोदी की सरकार और पुरानी सरकारों में। मात्र 6 मेडिकल कॉलेज,
60 से 70 सालों में बने आज 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इन राज्यों के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के प्रति जो कमिटमेंट है वो इस बार से भी दिखाता है कि अब तक 11-12 वर्षों में 38 बार अगर प्रधानमंत्री का दौरा असम में होता है तो कहीं ना कहीं असम में उनके मन में कमिटमेंट जो है उसको दिखाता है। आपने संकल्प पत्र को लेकर कई सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को भी हम लोगों ने आत्मसात किया है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से आज आपके सामने ये कह के जा रहे हैं कि हमें असम के लोगों को विरासत के साथ विकास देना है और हम उस बात के कमिटमेंट के साथ हैं कि यहां का एक एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। हम अंतिम व्यक्ति, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को ले जाना, हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, उन सपनों के भारत को बनाने का है। इसलिए माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सुशासन की राजनीति की बात कही थी, हम उस रूप में सरकार चलाते हैं। हम जीरो टॉलरेंस, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा कठोर होकर काम करती है, लेकिन अगर हम देश की सुरक्षा के प्रति कठोर हैं, हम राज्य की सुरक्षा के प्रति कठोर हैं, तो वो कठोर देश के हित में है। इसलिए अगर हमारा कठोर होना उन्हें तकलीफ देता है तो मुझे वो तकलीफ मंजूर है, क्योंकि इस राज्य में लंबे समय तक लोगों ने करप्शन को ही आधार बनाकर राजनीति की और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस राज्य की सुरक्षा के साथ भी खेलते रहे, इस देश की सुरक्षा के साथ भी खेलते रहे, अब वोट बैंक के लिए फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिशियन है और वो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जो चुनाव के समय आते हैं। हमने आज अगर आपके साथ संकल्प पत्रों में आपके सुझाव लिए हैं तो अगले 5 साल उन संकल्प पत्रों पे के काम करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आइए, माननीय मोदी जी के सपनों का भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना अगर 2047 में है तो असम भी 2047 में एक विकसित असम बनकर कैसे निकले, अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पूरी टीम और हमारे यहाँ माननीय सांसद, अपने केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से सर्बानंद सोनोवाल साहब जिस प्रकार से लगातार विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम असम की अस्मिता, सनातन के सम्मान और सीमावर्ती सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे असम के विकास को अपना संकल्प बनाकर नॉर्थ ईस्ट को, जो गेटवे ऑफ असम, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है, उस असम को हम विकास का भी गेटवे बनाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन।